अब द्विवेदी युग के अगले कवि के रूप में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी का इसमें स्थान सर्वोपरि है। और गुप्त जी का जो द्विवेदी युग में एक कहना चाहिए कि द्विवेदी युग में जो उनका पदार्पण है वो हिंदी साहित्य जगत के लिए अत्यधिक अनूठा है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964 तक के काल के हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें जगत साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है और उनकी कृति भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है और सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के विषय में अगर थोड़ा सा परिचय देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था और इनके पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशी बाई की तीसरी संतान के रूप में ये उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिलगांव में उत्पन्न हुए थे। इनके माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता इन्होंने सृजित की और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। तो गुप्त जी जो है वो अपने माता पिता के जो गुण हैं उनसे समन्वित रहे। माता पिता की जो एक संस्कार है उनके मध्य उन्होंने अपना जीवन यापन किया। गुरु जी अपने 5 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे और इनके कवि सियाराम शरण गुप्त इनके छोटे भाई थे। और गुप्त जी का पहला विवाह 9 वर्ष की अवस्था में हुआ। पहली और दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद 1924 में इनका तीसरा विवाह हुआ। तीसरी पत्नी का नाम सरयू देवी था और उन्हें 9 संतानों के निधन का दुख सहना पड़ा। उनके एकमात्र संतान हैं और उर्मिला चरण जी चिलगांव में रहती हैं और गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। उनको प्रकृति उदार और उनकी जो प्रकृति थी वह बहुत ही उदार और राजस्थानी वैष्णव भक्त थे और उनका अधिकांश समय भजन पूजन और पाठ में ही व्यतीत हुआ। वे एक सत कवि भी थे जो भक्ति संबंधी पद लिखते थे और गाते थे। तो गुप्त जी एक समृद्ध गुणज्ञ विद्याव्यसनी और भगवत भक्त परिवार में लालित पालित हुए। पिताजी का अगाध वात्सल्य उन्हें मिला। प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई। प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद वे झांसी पढ़ने के लिए चले गए। पढ़ते समय ही गुप्त जी की मैत्री मुंशी अजमेरी जी से हुई। झांसी में गुप्त जी का मन पढ़ने में नहीं रमा। वहां वे रामलीला, रासलीला, खेल तमाशे इन सब में रुचि रखने लगे। तो उन्होंने स्वयं के संबंध में खुद ही लिखा कि मेरे भविष्य के हाथ में तो बरतों पर था, मेरे भविष्य के हाथ में किन परसों पर्वत था, गेंद बल्ला पानी में था, ताल चौपाड़ों पर तैरना और आकाश में थी उड़ती हुई पतंग की। अपने बारे में एक जगह इन्होंने कहा है कि जब मैं कुछ न बन सका तो कभी बनने की ठानी। तो वे हिंदी साहित्य के जागरण सुधार काल के प्रतिनिधि कवि थे और 20वीं सदी के भारतीय साहित्य इतिहास में राष्ट्र कवि, समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा सदस्य, सुंदर वाग्मी आदि बहुमुखी प्रतिभा के रूप में सुशोभित हुए। वे केवल मौलिक सुंदर कविताओं के रचयिता ही नहीं बल्कि सुंदर अनुवादक भी थे। गीत नाट्यकार, संस्कृत पंडित आदि थे। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य रूपांतरण, अंग्रेजी कवि फिलरॉड के रुबाइयात
उमर खय्याम के आधार पर अनुदित रचना, संस्कृत बांग्ला के उत्कृष्ट ग्रंथों का अनुवाद आदि भी उन्होंने किया। आधुनिक भारत की संस्कृति के शिल्प के रूप में उन्हें आज भी ख्याति प्राप्त है। और मैथिली शरण गुप्त के विषय में अगर और जाने तो प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध इनका प्रकाशित हुआ। और इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। सन 1912-13 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवास रत्नम का अनुवाद प्रकाशित कराया और 1916-17 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना हुई। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए गए। स्वतः प्रेम की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए और इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी गई और गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा की जेल में ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद फिर छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय में उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952 और 64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट से सम्मानित भी किए गए। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। 1963 ईस्वी में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन के अपूरणीय आघात से ये आहत हुए और 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का ये जगमगाता सितारा अस्त हुआ। 78 वर्ष की अल्प आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी और उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना, मानवीय उत्थान भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि। उन्होंने अपने कृत्य से हिंदी साहित्य जगत को सर्वाधिक ज्योतित किया और निरंतर ज्योतित करते रहे। उनकी रचनाओं में देश की गुलामी स्वयं फूटकर बाहर आने वाली प्रक्रिया के रूप में दिखाई देती है। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के रूप में, नारी जागरण के रूप में समन्वित है। उनकी कविताओं की नारी प्रेम जन्य निराशा और विरह को धैर्य के साथ उसका सामना करने वाली है। धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने वाली तथा घर परिवार छोड़कर संग्राम में कूदने वाली है। इस प्रकार सभी प्रकार की आदर्श नारियों के सृष्टा गुप्त जी हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य लिखा और रसिकेश, रसिकेंद्र उपनामों में कविता लिखी। 1900 में सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हो चुका था और कुछ वर्षों के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका संपादन स्वीकार किया और तब द्विवेदी जी के संपर्क में गुप्त जी आए और उन्हें अपने गुरु के रूप में उन्होंने माना। उनके आदेश और प्रेरणा से गुप्त जी खड़ी बोली में रचना करना शुरू करते हैं और गुप्त जी सरस्वती में अपने कृतियों को छापने के लिए अपनी कविताएं द्विवेदी जी को भेजा करते थे। लेकिन कविता ब्रज भाषा में होने के कारण द्विवेदी जी ने बताया कि बोलचाल की भाषा में लिखने वाली कविता सरस्वती में छापना अधिक पसंद है। तो बाद में हेमंत, तो चाष्टक आदि कविताएं द्विवेदी जी ने स्वयं परिष्कृत करके छापी। हेमंत, व्यास स्तवन, वीर रत्न,
बाज देश पांडे, संदेश, गांधी जी के प्रति, विष्णु आदि कविताएं सरस्वती पत्रिका के कविता खंड में छपी थी। गुप्त जी की रचना काल सन 1904 से 1964 तक का रहा है। तो इस काल अवधि में उन्होंने लगभग असंख्य रचनाएं लिखी। इसके बाद 1910 में दूसरा काव्य जयद्रथ वध इनका प्रकाशित हुआ। प्रारंभिक काल की कविताएं पूर्णतया राष्ट्रीय रही। तो इस प्रकार जो काव्य गुप्त जी ने खंड काव्य, महाकाव्य, निबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, नाटक, अनुवाद, गद्य रचना सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और उनकी प्रकाशित रचनाओं के साथ अप्रकाशित मौलिक रचनाएं भी बहुत हैं। अनुदित रचनाएं प्रकाशित है तो कुछ अभी अप्रकाशित भी हैं। गुप्त जी के साहित्य सर्जन का विवरण अनेक प्रकार से देखने के लिए मिलता है। और जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झिंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त यदि इनकी जयंती के विषय में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में संस्कृति राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में व्यापक रूप से सुशोभित किया जाएगा, मंडित किया जाएगा, अर्थात उनकी जयंती को जो है पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। और यह निर्णय राज्य शासन ने लिया है युवा पीढ़ी भारतीय साहित्य के स्वर्णिम इतिहास से भली भांति वाकिफ हो सके, इसलिए ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और इस उद्देश्य से ही संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में भारतीय कवियों पर केंद्रित करते हुए इनके जयंती दिवस का आयोजन किया जाएगा। अब इनके प्रमुख रचनाओं के अतिरिक्त यदि इनकी समस्त रचनाओं पर दृष्टि डाली जाए तो खंड काव्य में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा, करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक्र संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया और लीला, प्रदक्षिणा, दिव्यदास, भूमि भाग, ये सब हैं। और नाटक के रूप में रंग में भंग, राजा प्रजावन, वैभव, विकट भट, बिहारणी, वैतालिक, शक्ति, स्वरंगी, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास, ये सब हैं। और इनकी ग्रंथावलियां जो हैं मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली मौलिक तथा अनुदित समग्र कृतियों का संकलन है, 12 खंडों में विभक्त है और वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। फुटकर रचनाओं में इनकी कोशों की कथा, स्वर्ग, सहोदर, हेतु, मंगल घट, ये संग्रहित है। और संस्कृत में जो अनुदित है वो है स्वप्न बसवदत्ता प्रतिमा, अभिषेक नाटक, अभिमारक, रत्नावली। बंगाली में इन्होंने लिखा है मेघनाद, बिहारणी, ब्रजांगना। और फारसी में इन्होंने लिखा है रुबाइयत, खयाम। कविताओं का संग्रह उच्छ्वास है, पत्रों का संग्रह पत्रावली है। तो इस प्रकार ये इनका काव्य है। अब इनकी जो रचनाएं हैं बहुत वृद्ध इनका संपूर्ण रचना साहित्य बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उससे भी पूर्व इनकी रचनाओं पर संक्षिप्त दृष्टि डालने से थोड़ा सा इनके जो काव्यगत विशेषताएं इनके साहित्य में हैं उन पर दृष्टि डालेंगे तो गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति वो हमेशा संवेदनशील रहे। अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय चेतना के प्रति उन्होंने निरंतर एक जागृत अवस्था को अपनाया है। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी रहा है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था और इसी दृष्टि से उन्होंने आगे अनेक कार्य किए। तो उनके काव्यगत विशेषताओं को एक स्वरूप देने में जिन लोगों का योगदान रहा वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय।
महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक दल में आने से पूर्व गुप्त जी का युवा मन करम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। अनंत से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन में जो है युक्त मतलब के लगे रहे, समर्थक बने रहे उसके। तो इन सारे दृष्टियों से अगर देखें तो इनके काव्य में जो विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं वो है एक तो राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता, पारिवारिक जीवन की यथोचित महत्ता, नारी मातृत्व को विशेष महत्व देना, प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन, शब्द शक्तियों तथा अलंकार के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का प्रयोग और पति वियुक्तता नारी का वर्णन। तो ये सारी चीजें इनके साहित्य में देखने के लिए मिलती है कि इनके काव्य की विशेषताएं हैं जिनको इनके काव्य में देखा जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो इनका काव्य है अगर अलग अलग रचनाओं में देखें तो इनके काव्य में दार्शनिकता भी निहित है, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता भी उसमें निहित है, रहस्यात्मकता है, आध्यात्मिकता है, एक और जो भाव है वो उनके साहित्य में एक वैशिष्ट्य है, प्राकृतिक चित्रण है। प्रकृति वर्णन में तो एक स्थल पे बड़ी सुंदर पंक्तियां कवि ने कही हैं और वो तो पाठक के हृदय में जैसे आत्मसात होती चली जाती है कि चांद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। इतनी सौम्य भाव में लिखी हुई है कि सुनते ही पढ़ते ही हृदय का स्पर्श करती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हूं तब भी मंद पवन के झूमों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। जाग रहा सह कौन धनुर्धर, जबकि भवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर है निद्रा का जो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग में। बहुत ही सुंदर लक्ष्मण जी का एक चित्रण यहाँ पर किया है। जो हर जगह जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने अगर पौराणिक पात्रों को लिया है तो श्री राम को लिया है, श्री कृष्ण को लिया है, लक्ष्मण जी का जो त्याग है उसको अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से किस उसका व्रत उन्होंने लिया है कि उस व्रत में वो दिन रात अनिद्रा में लिप्त हो गए हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का योग त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराट। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का प्रहरी बनकर ये खड़ा है दिन रात यहाँ पर अपना सब कुछ त्याग कर, ऐसा कौन सा धन उस कुटिया में है जिसकी रक्षा मेरठ इसका तन है मन है जीवन। बहुत ही सुंदर। और आगे लिखते हैं कि मर्द लोक मालिन्य मेट में स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न प्रहरी हो, विजन देश है निशा शेष है निशा चली माया है। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नहीं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुगंध गंध वह निरानंद है कौन निशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। तो बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति के स्वरूप का चित्रण है और उसमें जो श्री लक्ष्मण का त्याग है उसको कवि ने अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त अगर अब हम
मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी रचनाओं पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो जो उनकी साकेत रचना है वो साकेत नगरी के सुंदर चित्रण से इसका आरंभ उन्होंने किया है और अयोध्या नगरी की तुलना स्वर्ग से की है। नायिका इसकी उर्मिला है। रामायण कथा के अनुसार श्री राम का अभिषेक, वनवास, दशरथ की मृत्यु, गुहराज से भेंट, चित्रकूट निवास, राम निशाचरों के साथ युद्ध, हनुमान का राम राक्षस युद्ध का वर्णन, रावण वध, राम तथा सीता का अयोध्या में वापस आना आदि का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। लक्ष्मण और उर्मिला का पुनर्मिलन भी इसमें है। यहाँ राम को अवतार पुरुष से बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप चित्रित किया गया है। इनकी दूसरी रचना है जय भारत। जय भारत देखें तो जय भारत महाभारत कथा पर आधारित एक दूसरा महाकाव्य है। प्रथम सर्ग नहुष से लेकर और अंतिम सर्ग स्वर्गारोहण तक महाभारत की पृष्ठभूमि को आधार लेकर सृजित किया गया है। पांडवों के पूर्वज पांडव कौरव का जन्म आदि के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में 47 सर्ग हैं। इसमें बंधु विशेष शीर्षक से लेकर इंद्रप्रस्थ तक कौरव पांडवों की कहानी है। उद्योग सर्ग महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। युद्ध सर्ग महाभारत युद्ध के बारे में है। अंत सर्ग में कौरवों की मृत्यु और गांधारी का विलाप निहित है। स्वर्गारोहण सर्ग में पांडवों के स्वर्गारोहण का चित्रण किया गया है और यह जय भारत का अंतिम शीर्षक है। यहाँ कवि ने युद्ध के धर्मानुकूल पात्रों की सृष्टि की है। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र के अनुसार जय भारत हिंदी का एक गौरवशाली महाकाव्य है जिसने दशरथी के कविवर दिनकर एवं अंधा युग के कवि धर्मवीर भारती इत्यादि को प्रेरित किया है। मैथिली शरण के काव्यों में द्वापर के साथ साथ जय भारत की बहुत उपेक्षा हुई है। इसका एक कारण इसमें पूर्ववर्ती स्वतंत्र खंड काव्यों नहुष, हिडिंबा, बक संहार इत्यादि का संगठन है। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना है रंग में भंग। यह गुरु जी का प्रथम प्रकाशित साहित्य है। यह एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित काव्य है। इसमें चित्तौड़ और बूंदी के संघर्ष की कहानी लिखी है। जयद्रथ वध महाभारत से संबंधित एक कविता है और यहाँ अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जिसकी मृत्यु और उसके बाद अर्जुन तथा जयद्रथ वध के बीच के जयद्रथ के मध्य के युद्ध और जयद्रथ की मृत्यु का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक रचना है शकुंतला। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रेरणा प्राप्त कर यह कविता सृजित की गई है और इसमें शकुंतला के जन्म, बाल्यकाल से लेकर मिलन तक के 11 शीर्षक हैं जो इस कविता में सन्निहित हैं। पहला शीर्षक उपक्रम है। जन्म और बाल्यकाल में मेनका विश्वामित्र का मिलन, शकुंतला का जन्म, उसका बाल्य जीवन, शकुंतला दुष्यंत का मिलन, उन दोनों का गांधर्व विवाह, इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि का श्राप और फिर दुष्यंत द्वारा शकुंतला का त्याग कर देना, अंत में दोनों के मिलन का पुनः वर्णन किया गया है। इस काव्य में भी कवि की राजकीय भावना की झलक देखने को मिलती है। पंचवटी इनकी बहुत प्रिय रचना है। पंचवटी में श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण रहते हैं समय जो शूर्पणखा का आगमन वहां हुआ है और लक्ष्मण से उनकी प्रेमाभिमनय हुआ है। वो शूर्पणखा ने पहले लक्ष्मण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है और जब लक्ष्मण ने उनका तिरस्कार कर दिया है तो वो श्री राम के पास गई हैं और फिर श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के पास भेजी गई हैं। तो अंत में जो नाग कान काटने से शूर्पणखा राक्षसी होकर वहां से भागती है उस तक की कहानी है और यहाँ प्रकृति चित्रण अत्यंत रोचक रूप में किया गया है। मनुष्यता, नारी धर्म, नारी गौरव आदि के बारे में इसका वर्णन किया गया है। द्विवेदी युग के कवि धर्म की रूढ़िवादी दृष्टि से नहीं अपितु सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देखता है। गुप्त जी की कविता का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण है और इसलिए ही कवि अधार्मिक और संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता से पृथक रहा है। 19वीं शताब्दी की राष्ट्रीयता हिंदू राष्ट्रीयता थी और उस समय हिंदू जनता चिर निद्रा में डूब गई थी तथा लोगों के मन पुराने संस्कारों को त्याग कर नवीन मार्ग के अनुसंधान में प्रवृत्त थी।
उनके मन में नवीन आशा और नवीन आकांक्षाओं के प्रति अटल विश्वास था। कवियों ने अतीत के गौरव को तथा ऐतिहासिक वीरों को अपनी कविता का पात्र बनाया है। पुराण, इतिहास और धर्म को नई दृष्टि प्रदान की है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदू जातीयता और राष्ट्रीयता को काव्य में स्थान मिला तथा लोगों को सक्रिय और सजीव बनाने में ये काव्य सफल हुआ है। और ये जो कवि हैं उन्होंने भी अपने जो एक विशेष योगदान दिया है उसके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को एक नया कलेवर प्रदान किया है, नया वैशिष्ट्य प्रदान किया है। और इस सबके द्वारा हिंदी साहित्य जगत में एक जो राष्ट्र कवि के रूप में मंडित हैं, राष्ट्रीय चेतना को उन्होंने उजागर किया है। धन्यवाद।